थी स्पेक्ट्रम क्या होता है। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी मैं उठा लूं और हमें पता भी नहीं क्यों अचानक तुम स्पेक्ट्रम ले आए। अच्छा खासा मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा ट्रेवल करता है, तभी एनर्जी रेडिएट होती है। रदरफोर्ड को भी डिस्टर्ब करके आ गए, ठीक ठाक तुमने डेंट मार दिया प्रेजेंट थ्योरीज में। लेकिन एक डेंट से काम नहीं चलता, 2-3 डेंट मारने हैं मेरे को रदरफोर्ड को। सो उसके लिए लास्ट क्लास में मैंने कहाँ रोकी थी बात, इस व्हाइट लाइट या सन से जो लाइट आ रही है उसको अगर मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं। सिया अगर आगे आना हो आ सकते हो, दिखाई दे रहा है। अगर मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं तो प्रिज्म में मैंने वो एंगल वेंगल का ध्यान नहीं रखा, स्कैटरिंग वाला जस्ट एक रैंडम बता दिया कि आपको यहां दिखता है स्कैटर हो गई लाइट, स्कैटर होके आपके डिटेक्टर ने आइडेंटिफाई की और डिटेक्टर ने सीपीयू को इंफॉर्मेशन दी कि 400 से 750 नैनोमीटर के बीच सारा का सारा वेवलेंथ इसके अंदर है। और उसने एक प्रिंट आउट निकाला, जो प्रिंट आउट मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि कुछ ऐसा प्रिंट आउट आता है। और आपको बताया था व्हाट वी यूज टू डील इन पोस्ट ग्रेजुएशन, हमें इतनी मोटी एक किताब दे दी जाती थी जिसमें हजारों स्पेक्ट्रम होते थे। स्पेक्ट्रम वही है जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास फिंगरप्रिंट्स का डाटा होता है, और किसी जगह पे अगर मेरे को कोई फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई करने में क्या करती हूँ, जो फिंगरप्रिंट किसी ऑब्जेक्ट पे मिले हैं, मेरे पास जो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर फिंगरप्रिंट्स पड़े हैं उनसे इसको मैच कराती हूँ। सेम हमें स्पेक्ट्रम देख के आइडेंटिफाई करना होता है ये किसका है, हमें याद करना होता है। वो आज आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा स्पेक्ट्रम याद करने का क्या मतलब होता है, तो यू विल सी टुडे। तो आज मेरे को आपके इस स्लाइड के बाद आपका पेन चलना दिखना चाहिए। इस स्लाइड की तो बात नहीं है, तो सिर्फ लास्ट क्लास को रिवाइव कर रही हूं मैं। सो अब अगर मेरे पास सन से या व्हाइट लाइट, व्हाइट लैंप, कोई भी व्हाइट लाइट जो होगी उसमें मेरे को दिखाई देता है 400 से 750 या 700 नैनोमीटर के आसपास ही रेंज होती है। यहां तक सारी वेवलेंथ मिली है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा, और इसका मैं एक्चुअल भी आपको विजुअलाइज कराऊंगी आज। इसमें कोई भी एक लाइन गायब नहीं है। कैसा दिखता अगर एक भी लाइन गायब होती, तो बनाना नहीं, मैं बता रही हूँ वो, क्योंकि इसमें गायब नहीं और आप कहीं बना बैठो। अगर इसमें कोई भी एक लाइन गायब होती तो ये तब कैसा दिखता, जो लाइन गायब होती वो जीरो को टच करता, कि ये वाली वेव मेरे को मिली ही नहीं, वो जीरो को टच करता पक्के से। तो उसने जीरो को टच कर दिया होता तो मैं क्या कहती, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में एक ब्रेक आ गया जी, एक गायब है लाइन, एक गायब है मतलब लगातार पूरा बैंड नहीं मिला मेरे को। क्लियर। तो खैर अभी तो गायब नहीं है, लेकिन इसी पे आज की क्लास है। क्या मतलब है गायब और ना गायब होने का, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। तो इस तरह से कुछ जब आए तो उस स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन स्पेक्ट्रम की बहुत प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ मैं आऊं और आज की क्लास की बात करूं, तो ये तो थी मेरी लास्ट क्लास, कि यहां पे मैंने आपको छोड़ दिया था कि यहीं से मैं अपनी अगली क्लास उठाऊंगी। तो अब मैं अगली क्लास उठाने का मेरा पर्पस क्या, ये भी पता होना चाहिए कि मैम जा किधर रहे हो, आप किधर लेके जा रहे हो हमको। हम रदरफोर्ड से एक और बहुत तगड़ा इंफॉर्मेटिव सवाल पूछने वाले हैं, सबूत के साथ एक इंफॉर्मेशन उठा के मैं आज एक स्पेक्ट्रम लेके जाऊंगी साइंटिस्ट रदरफोर्ड के पास। आज का काम यही है, और ये इग्नोर्ड पार्ट है कॉम्पिटिटिव बुक से, बट ये जेई एडवांस में काफी पेनफुल रहता है। जेई नीट, जेई मेंस और नीट में इसके कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट जेई एडवांस में ये पेन बन सकता है मेरे लिए अगर मैं इसको हल्का फुल्का छोड़ के चलूं तो। लेट्स फोकस। अभी पहले सारा समझेंगे उसके बाद नोट करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है जो व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करी और बचपन से सुन रखा हो, बिल्कुल नहीं। स्पेक्ट्रम जो मैंने आपसे बात करी, स्पेक्ट्रम एक्चुअली में दो टाइप्स का होता है। जब आप नोट करेंगे तो आपके पास यहां से नोट होना है, आप बच्चों के पास आज का काम। तो पहले तो इसे नोट कर लीजिए, स्पेक्ट्रम एक्चुअली दो तरह का होता है। वन इज एमिशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन। एमिशन क्या, एब्जॉर्प्शन क्या, वो सारा डिटेल इज टुडेज क्लास। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, नाम ही बता रहा है, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फर्दर मैंने उसके लिए कुछ नीचे लिखा है, ये लिखी है एमिशन की टाइप्स। दीज आर टाइप्स ऑफ एमिशन।
ज्योति एक बार ये देख लेना कि दीपा से अटेंडेंस गलत ना लगे, अभी वो सबको जानती पहचानती नहीं है, तो एक आधी उसके प्रेजेंट और यहाँ के प्रेजेंट और यहाँ के प्रेजेंट मैच कर लेना बस, ठीक है। सो एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस, एक लाइन। एब्जॉर्प्शन एक ही इकलौता। तो स्पेक्ट्रम स्लाइड, स्पेक्ट्रम का जो है आपकी शुरुआत वो यही होगी। स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पता लग गया, दो टाइप्स का होता है। एग्जाम्पल आगे आगे भी आपके और डिटेल में आते जाएंगे। नाउ चल सकती हूँ आगे। ये आज की क्लास का रोड मैप है, आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है बस। और आगे मेरा इरादा तो है जितना मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे पहुंचा पाऊं, क्योंकि आप लोगों का भी दिमाग खराब होगा जैसे रदरफोर्ड का दिमाग खराब हुआ कि ये कर क्या दिया आपने हमारे साथ। तो इसकी सोल्यूशन दे के भेजो आज। तो मेरी इच्छा होगी मैं इसकी सोल्यूशन दे के भेजूं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है ये लिखाई पुताई है आज। पहले समझेंगे, कोई पेन नहीं उठाएगा, पूरा अच्छे से समझ के आई गिव यू टाइम, देन यू विल नोट। हो सकता है आपको नोट करने में अपने हिसाब से लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करना पड़े, मैं ज्यूम कर लूं ये तो आता ही था। एमिशन वर्ड क्या है, कुछ एमिट हो रहा है। तो इस पूरी भाषा से पहले मैं एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब समझाऊं। जो इतनी देर से लास्ट क्लास से हम सन का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वो क्या है, सन से एमिट होने वाली रेडिएशंस को अगर मैं प्रिज्म के थ्रू पास करूं। बट अब मेरे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आना है, बहुत हो गया सन, नॉट ओनली सन। अगर आपके सामने मैंने सोडियम लैंप रख दिया, येलो लाइट का जो लैंप होता है वो सोडियम लैंप है, उससे एमिट होने वाली रेडिएशंस को मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं, या मैंने आपके सामने एक बल्ब की फिलामेंट जलती हुई रख दी, उससे निकलने वाली रेडिएशन को मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करूं, और मैं एक केमिकल जैसे कि NaCl, जैसे कि शुगर, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नियॉन गैस, कोई भी केमिकल कंपाउंड के से निकलने वाली। अब भाई केमिकल कंपाउंड से कहां रेडिएशन निकलती है भाई, मैं आपको NaCl, जो कि ये NaCl आपने कहां देखा है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को आज के बाद NaCl मत बोल देना, पहले तो ये समझ लो। तो ये हर 11th का बैच NaCl मतलब कॉमन टेबल सॉल्ट, नो वेज। आपके घर में कभी फास्ट में कोई अलग से नमक इस्तेमाल हुआ है, व्रत जो होते हैं उसमें एक अलग से सेंधा नमक। सेंधा नमक आजकल तो पाउडर्ड फॉर्म में आता है। कभी किसी ने सेंधा नमक, पूछना अपने पापा मम्मी से, उसका क्रिस्टल देखा है? एक्यूप्रेशर वाले लोग इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब जो एक्यूप्रेशर वाले हैं उनके पास जो क्रिस्टल होता है वो होता है NaCl, डर्टी येलो कलर। किसी को पिंक भी दिख सकता है, पिंक सॉल्ट, वो उसमें और बहुत चीजें मिली हुई हैं। लेकिन अगर शुद्ध NaCl की मैं बात करूं, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, उसका क्रिस्टल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसको मेल्ट करना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत स्ट्रांग क्रिस्टल होता है उसका, वो होता है NaCl। टेबल सॉल्ट और NaCl अलग अलग हैं। टेबल सॉल्ट में थोड़ा सा NaCl होता है, बाकी बहुत सारे और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बहुत सारे और इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं। तो आज के बाद अगर आपने टेबल सॉल्ट और NaCl एक ही माना, तो आप 11वीं के नॉन मेड और मेड के स्टूडेंट तो नहीं है, ये पता चल जाएगा। ह्यूमैनिटीज वाले बोल सकते हैं, कॉमर्स वाले बोल सकते हैं, या कोई लेमैन बोल सकता है NaCl मतलब टेबल सॉल्ट, नो, नेवर। ठीक है, चलिए। अब मैंने वो NaCl लिया, मैं शुद्ध प्योर NaCl लेके आती हूँ, सेंधा नमक जिसको आप कहते हैं। अभी आई डोंट नो आपके घर में जो सेंधा नमक आ रहा है वो कितना प्योर है, मैं उसको कमिट नहीं कर रही, बट मेरी लैब में जो मेरे पास NaCl है वो प्योर है। अब मैंने कहा एमिशन स्पेक्ट्रा, NaCl से कौन सी रेडिएशन निकल रही है। अब आप इमेजिन करो, NaCl पाउडर्ड फॉर्म में एक फिल्टर पेपर पे मैंने आपको दिया, मेरे पास एक प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर का एक छोटा सा लूप बनाया, आगे किसी तार का कोई छोटा सा लूप कभी तो आपने बनाया होगा, और उस पे एक अच्छा खासा हैंडल लगा हुआ है। इस पेपर पे क्या है बच्चों, NaCl पिसा हुआ। मैंने प्लेटिनम वायर ऐसे स्कूप की तरह करी, जैसे चम्मच को करते हैं आप, ऑब्वियसली इट इज नॉट स्पून, एक गोला सा छोटा सा मैंने लूप बना रखा है। आई विल मेक श्योर कि दो चार दाने उस पाउडर्ड फॉर्म के चिपक जाएं, उसके ऊपर अटक जाएं, और उस लूप के ऊपर फंस भी जाएंगे, और इमीडिएटली उसको मैं कहां ले जाऊंगी, बंसन बर्नर पे। बंसन बर्नर जो लैब में आमतौर पे ब्लू फ्लेम वाला आपको बर्नर दिया जाता है। अब हीट एनर्जी उससे आ रही है, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऑफ कोर्स प्लेटिनम वायर जो करेगी सो करेगी, NaCl के जो ग्रेन्यूल्स हैं, दाने हैं, उनमें जाएगी वो एनर्जी।
अब वो एनर्जी का क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर ही जा रहा है एक लिमिट तक, उसने कर ली एब्जॉर्ब, उसके बाद उसकी मजबूरी क्या है, उसको रेडिएट करनी पड़ेगी। तो वही गर्म NaCl, जलता हुआ NaCl, NaCl मेल्ट नहीं कर सकते, अब तो ये डर ही नहीं है कि वो मेल्ट हो जाएगा। इट कैन नॉट बी मेल्टेड। आप घर में देखिए गर्म तवे पे अगर आप वो सेंधा नमक या NaCl का क्रिस्टल ला दें, उसको छू भी नहीं सकते आप, पूरा का पूरा क्रिस्टल ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस गर्म बहुत हो जाएगा। तभी एक्यूप्रेशर वाले यूज करते हैं और 50 साल चलता है वो। हाँ, पानी में डाल दिया तो इलेक्ट्रोलाइट है, घुल जाएगा, खत्म। तो सोच के देखना पानी कितना पावरफुल है। जिस NaCl को मैं गर्म तवे पे मेल्ट नहीं कर सकती, भट्टियों में मैं मेल्ट नहीं कर सकती, मैं लैब में मेल्ट नहीं कर पाए हूं। 12th में देखेंगे भाई NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। अगर मेरे को NaCl मेल्ट करना है तो क्या तरीका क्या है मेरे पास, नॉर्मल तरीके से तो मेल्ट नहीं कर सकते आप। वाटर में डालते ही वो Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं। कोई रीजन दे सकता है? ये 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एस चांद बुक किसी ने पढ़ी हो तो उसमें बड़ा फेमस ये क्वेश्चन है, ज्यादातर बुक्स में है, लखमीर सिंह में भी है। NaCl आप मेल्ट नहीं कर सकते, बट ठंडा पानी भी डाल दो तो घुल जाता है, तो Na और Cl अलग हो जाते हैं। ऐसा क्या है वाटर में? ना, कुछ ऐसे था। अब बस एग्जैक्टली exactly, ये कुछ ऐसे था जिसका बैकग्राउंड नहीं पता आप लोगों को। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, क्या होता क्या है और पोलर का मतलब क्या है, चलो वो भी मैं समझा देती। पोलर इतनी ताकतवर चीज है कि Na और Cl को अलग कर दिया, जिसको गर्म तवा नहीं अलग कर रहा। देखो मेरे को 10th में क्लियर नहीं था ये बात, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं होता। तो पानी जो यूं पड़ा रह रहा है वो गर्म तवे से कंपटीशन में जीत रहा है, कुछ तो है। और ये हम इसी साल पहले 4 चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है वाटर में। एनीवेज, NaCl मैंने उस प्लेटिनम वायर के लूप पे फंसाया और बंसन बर्नर पे डाल दिया। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, प्लेटिनम वायर भी लाल लाल सी दिखने लगेगी मेरे को, और उसके ऊपर जो नमक के दाने चिपके हुए हैं, या जो कह लीजिए NaCl के दाने चिपके हुए हैं, उनमें से भी हीट निकलनी शुरू होगी। मैंने उस निकलने वाली रेडिएशन, अब तो मैं रेडिएशन बोल सकती हूँ बच्चों एनर्जी को, उनमें से निकलने वाली रेडिएशन को मैंने किसके थ्रू पास कर दिया, प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म ने क्या काम किया, उसने उन वेवलेंथ्स को, जो भी उसमें से रेडिएशन निकल रही होंगी, हर रेडिएशन की वेवलेंथ को स्कैटर करके अलग अलग किया और उसको डिटेक्टर ने रीड किया। डिटेक्टर ने रीड करने के बाद क्या किया, प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दी और एक प्रिंट निकल के आया। एंड सरप्राइजिंगली, ये लिखेंगे बाद में, पहले पूरा समझेंगे। एंड सरप्राइजिंगली मेरे पास ये देखिए प्लेटिनम वायर का लूप, और इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मैंने किसके पटक दिए, NaCl के। अब उसके बाद इस हीटेड NaCl से निकलने वाली रेडिएशन को किसके थ्रू पास किया, प्रिज्म। यूजुअली ये प्रिज्म एक बड़े पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है, निकोल प्रिज्म। निकोल इज मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म के थ्रू मैंने पास ऑन किया, इसने स्कैटर किया निकलने वाली रेडिएशन को, और सरप्राइजिंगली सिर्फ दो वेवलेंथ थी, दो ही वेवलेंथ थी सिर्फ, λ1 एंड λ2। सन से निकलने वाली में कितनी थी, गिन भी नहीं सकते तुम। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक सारी सारी थी सन से निकलने वाली, और यहां से निकलने वाली सिर्फ दो। एनीवेज, डिटेक्टर ने दो रीड करी और कुछ ऐसा पर्चा सा निकल आया। उस पर्चे को मैंने थोड़ा लंबा करके यहां दे दिया। क्या लास्ट क्लास की याददाश्त से बता सकते हैं ये किसके आसपास आई थी, 560 और 580 नैनोमीटर? येलो, तभी मैंने ना येलो से बनाया, लेकिन प्रिंटर तो ब्लैक से देगा। आज के बाद मेरे को पता चल गया, मेरी क्लास को पता चल गया, NaCl का जब तुम चंडीगढ़ की लैब में या लंदन की लैब में बैठ के जब तुम एमिशन स्पेक्ट्रा निकालोगे, प्रोवाइडेड NaCl शुड बी प्योर, तब तुम्हें सिर्फ ये दो ही लाइंस मिलेंगी। तो क्लास 11th का जो मैंने स्पेक्ट्रा पढ़ा, कैसे पढ़ा भगवान जाने, मेरे को तब तो समझ ही नहीं आया। जब पोस्ट ग्रेजुएशन MSc के प्रैक्टिकल्स में स्पेक्ट्रम सामने आए और NaCl का स्पेक्ट्रम सामने आया, तब चमकी बात। मेरे को क्लास 11th में जो चीज पढ़ा दी गई, दिखाई वो MSc में। ये है गैप हमारी एजुकेशन सिस्टम में, विच इज वेरी रॉन्ग, होना नहीं चाहिए, बट है, हार्ड फैक्ट है। तब जाके देखते ही पहचान में आ गया, ये तो पूरे स्पेक्ट्रम में दो ही पीक हैं जी, और दोनों पीक
560 और 580 नैनोमीटर वाली, देखते ही पकड़ गई मैं, ये तो NaCl का एमिशन स्पेक्ट्रा है। फिंगरप्रिंट हो गया NaCl का। दुनिया जहान में कहीं भी जाओ NaCl का स्पेक्ट्रा यही होगा। किसी और के स्पेक्ट्रम में सेम दो लाइन नहीं होंगी, तीसरी एडिशनल आ जाए, एक बदल जाए, 5 और आ जाए, 4 इधर खिसक जाए, एनीथिंग। जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं वैसे ही ये स्पेक्ट्रा है NaCl का। तो मैंने अभी तुमको सिर्फ एक एक बाउंड्री दी, स्पेक्ट्रम होता क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब मैं एक एक वर्ड इसका समझा रही हूं और मेरे साथ साथ लिखिए। कुछ वर्ड अभी समझ नहीं आएंगे, अगली स्लाइड्स पे समझ आएंगे। सो नाउ यू आर राइटिंग एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। when radiation emitted from when the radiations emitted from some source, कोई भी सोर्स हो सकता है बच्चों वो, और उस सोर्स के लिए मैंने क्या क्या लिखा है जो मेरे को इस पूरे चैप्टर, इस पूरे सब्जेक्ट में चाहिए। लाइक सन, कोई भी बल्ब की फिलामेंट, या गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर विच इज कमिंग ऑन द वे। तभी मैंने कहा कोई एक आधा वर्ड ना भी समझ आए तो रुक जाना, करेंगे इसको थोड़ी देर में। लिख लो, एक बार नोट हो जाए, फिर एक एक चीज का आज हमने पोस्टमार्टम करना है। गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, और एनी हीटेड केमिकल सब्सटेंस की जगह बच्चों केमिकल लिख लेना। अब केमिस्ट्री में है तो सब्सटेंस क्यों लिखूं मैं, इस सब्सटेंस की जगह लिख लेना केमिकल, जो मैं भी करेक्ट कर रही हूं। एनी हीटेड केमिकल, जैसे हमने NaCl को अभी अभी हीट किया। अब आप किसी भी केमिकल को ला सकते हो, प्लेटिनम वायर पे करो हीट और देखो क्या होता है। रेडिएशंस पास्ड थ्रू प्रिज्म एंड रिसीव्ड ऑन अ फोटोप्लेट। फोटोप्लेट का मतलब पता ही है, फोटोग्राफिक प्लेट, या रिसीवर के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट ही होती है वैसे तो। फोटो मैंने फोटोग्राफ का शॉर्ट लिख दिया। रिसीव्ड ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, डिटेक्टर ने आइडेंटिफाई किया और CPU को कमांड दिया, CPU ने मेरे को प्रिंट करके दे दिया। उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको भी हीट दूंगी, थोड़ी देर बाद वो इरेडिएट होगा, उसके अंदर हीट इकट्ठी होगी, डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं उसको रेडिएट करेगा। चलिए, तो इसके टाइप्स दो लिखवाए मैंने आपको, ये बहुत हो गया। अब आज आखिरी बार, सन। टाइप्स में लिख लो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है सन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अब अगली स्लाइड से समझ आएगा जब हम डिसकॉन्टिन्यूअस को पकड़ेंगे। अभी तक तो कॉन्टिन्यूअस आपके लिए इंग्लिश का वर्ड चल रहा है, जैसे कि सन, और ये मैंने आपके लिए बना दिया डायग्राम। आप सिर्फ एग्जाम्पल सन और उसके आगे लिख सकते हैं सन से एमिट होने वाला एरो डाल के विबग्योर। और क्योंकि केमिस्ट्री है, इंग्लिश नहीं है, तो नीचे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 400 और 750 या 700 नैनोमीटर लिख दें अकॉर्डिंग टू योर NCERT। थोड़ा NCERT और नॉलेज में फाइट है। NCERT शायद 750 कहती है, बाकी सब बुक 700 कहती हैं, इसलिए मैं दोनों कह देती हूँ कि हम बीच में रहें। सो एमिशन स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लास्ट क्लास में भी बता दिया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ और आज कई बार बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूअस, सारी वेवलेंथ मिली, एक भी गायब नहीं हुई, एक भी ब्रेक नहीं आया, लगातार। हर वो चीज जो लगातार है, केमिस्ट्री में धीरे धीरे उसको बैंड बोलना शुरू करेंगे। आज ही से बैंड वर्ड डाल दूंगी। कॉन्टिन्यूअस को हम धीरे धीरे बैंड ऑफ कलर्स, यहाँ पे व्हाइट लाइट फॉर्म बैंड ऑफ कलर्स। तो बैंड का मतलब ये नहीं कि रेनबो हेयर बैंड जैसा दिखता है, उसकी शेप बैंड जैसी है, नो। बैंड इज अ साइंटिफिक वर्ड विच क्लैरिफाई वन थिंग, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, राइट सारी वेवलेंथ एमिट हुई। तो सन तो आएगी आपके पास, व्हाइट लाइट भी आगे अंडरस्टूड है। इसके बाद जो मैंने आपको ये सारा समझाया, अब ये क्या है एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरी टाइप। मैंने सीधे ये दिखाया आपको NaCl का, क्योंकि मेरा पर्पस उस वक्त था समझाना। अब ये सेकंड टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम। नोट करिए इसको, फिर मैं एक एक शब्द इसका बताती हूँ क्या लिखा है। वैसे मैं बता चुकी, बट एक बार और बताऊंगी। देयर इज समथिंग विच यू शुड नो हेयर, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, पिछला वाला मैंने क्या लिखा था वर्ड, पिछले वाले टाइप की हेडिंग क्या थी, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में मैं इसकी बात कर रही हूं, ये कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसी की टाइप है बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम की टाइप है। एमिशन स्पेक्ट्रम की ये दूसरी टाइप है, विच सेज कोई भी सॉल्ट,
कोई भी हीटेड गैस जो एक ट्यूब के गैस है ट्यूब के अंदर बंद तो करनी पड़ेगी, या फिर कोई भी और हीटेड केमिकल आपके पास आ जाए, उससे जो लाइट रेडिएट हुई, उसने जो लाइट एमिट करी, लाइट जो उसने एमिट करी उसको अगर मैं प्रिज्म के थ्रू ले गई तो हमें कुछ चुनिंदा इक्का दुक्का लाइनें मिली या 10-12 मिली, जितनी मिली वो तो देखेंगे. वी फाउंड दैट सम कलर्ड लाइंस वर obtained. बट सबसे बड़ी जरूरी चीज जो मुझे यहां दिखानी है, दोज कलर्ड लाइंस आर सेपरेटेड बाय सम डार्क लाइंस. डार्क लाइंस का मतलब गायब है, कुछ भी नहीं है. डार्क लाइन अंधेरे को नहीं बोल रही मैं, कोई लाइन ही नहीं आई, वो लाइन गायब है. क्यों गायब हुई होगी बच्चों? दोबारा सुनो, डिस्कनेक्ट हो गया लिखने से, दोबारा सुनना, गलत पहुंच गए. ये मैंने NaCl गरम गरम बंसन बर्नर पे रखा हुआ है, प्लेटिनम लूप पे मेरी मुट्ठी समझ लो NaCl के क्रिस्टल्स. इन्होंने जो एब्जॉर्ब करनी थी हीट करते गए बंसन बर्नर से, और फिर ये उसको रेडिएट करना शुरू हुए. इसने जो रेडिएट किया वो मैं प्रिज्म के थ्रू पास ऑन करके देखती हूं. कुछ लाइंस मिली, लेकिन कुछ डार्क लाइंस. डार्क लाइंस मतलब गायब. जो लाइन गायब हुई वो क्या रही? एब्जॉर्ब. एनीवेज, अब एब्जॉर्ब कि क्या, वो अब मैं समझाने के लिए पकड़ रही हूं बात को. ठीक है, एब्जॉर्ब इज पार्शियली करेक्ट, नॉट एक्चुअली करेक्ट. अब समझिए क्यों कुछ लाइंस डार्क रही, जबकि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता था, लगातार सारी. तो ये तुम लोगों ने नोट किया, अब उसी डार्क लाइंस पे ही आ रही हूं मैं, और ये तुम लोगों को मैंने बताया. इसे नोट करना है कर सकते, नहीं करना है नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई तुमसे ड्रॉ करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. ये सिर्फ इसलिए कि जो ऊपर लिखा है उसका मतलब क्या है. तो उसका मतलब ये है, अब आप सोचो, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ NaCl. मेरा सवाल दोहराती हूं मैं. NaCl यहां पर पड़ा है, उसने बंसन बर्नर से कुछ रेडिएशंस पहले, लिसन टू माय वर्ड, अब हिंट डाल रही हूं. इस NaCl ने पहले तो कुछ रेडिएशंस क्या करी, एब्जॉर्ब करी. अब मैंने हिंट डाल दिया, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करी जो इसके बस की थी. फिर इसने उन्हीं रेडिएशंस को क्या किया, एमिट किया, और आपने एक पेपर पे छाप दिया. क्यों मेरे को यही 2 लाइंस मिली, बाकी तो डार्क स्पेस हो गया ना बेटा. वेवलेंथ, ठीक है, आ रही हूं. ये दोनों वेवलेंथ हैं अलग अलग, एग्रीड. दो ही वेवलेंथ क्यों आई, इसके बीच में डार्क स्पेस बहुत जरूरी है. आज डार्क स्पेस का मतलब समझना. डार्क स्पेस का मतलब क्या है, कोई और वेवलेंथ नहीं आई. 560 से 580, 561 से लेके 579 वाली वेवलेंथ गायब थी. दिस इज द मीनिंग ऑफ डार्क स्पेस. तो बात सही है भाई, ये मैंने हिंट डाली. NaCl एब्जॉर्ब ही इन 2 को कर पाया. करते रहो, बंसन बर्नर के ऊपर रखते रहो, उसका नेचर ही 2 ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का है सिर्फ. तो उसने जो एब्जॉर्ब करी वही तो तुम तक पहुंचा रहा है. आप अगर डायग्राम में देखें तो मैं बंसन बर्नर से उठा के से दूर ले गई हूं प्लेटिनम वायर को, क्योंकि आप में से अब किसी का और 5 मिनट दिमाग पक्का खटकता कि मैम इससे भी तो आ रही हैं, वो क्यों नहीं इंटरफेयर कर रही, प्रिज्म के थ्रू क्यों नहीं पास ऑन हो रही. मैंने पहले क्या किया, इस प्लेटिनम वायर की टिप पे जो NaCl है उसको अच्छे से जलाया, गर्म किया. इसने जो लाइट एब्जॉर्ब करनी थी कर ली, बाकी वेस्ट आसपास. फिर मैं इसको इधर ले गई. अब ये ठंडा हो रहा है. ठंडा होने में क्या होता है, हीट ट्रेवल फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. धीरे धीरे ये फेंकेगा इस हीट को. जैसे ही हीट को फेंक रहा है, एनर्जी को, मैंने क्या लगा दिया, प्रिज्म. प्रिज्म ने इसको स्कैटर किया, पता चला खाली 2 वेवलेंथ फेंकी इसने. क्यों? क्योंकि इसने एब्जॉर्ब ही 2 की होगी. यानी कि कॉन्टिन्यूस ना आने की वजह क्या है भाई, उसके अंदर थी नहीं इतनी लाइट. सन इसका मतलब ऐसी चीज है, व्हाइट लाइट इसका मतलब ऐसी चीज है जिसमें सारी पॉसिबल वेवलेंथ है, सारी. तभी मेरे को कॉन्टिन्यूस मिला, वरना कॉन्टिन्यूस देने का कोई एग्जांपल ही नहीं मिलने वाला. जब से शुरू किया है टॉपिक तब से सन पे ही अटकी हूं, कोई और क्यों नहीं ला रही मैं. आई डोंट फाइंड एनीथिंग इन केमिस्ट्री जिसकी कॉन्टिन्यूस हो, जिसके सातों रंग और पूरा विबग्योर आता हो. तो यहां से मुझे पता चलता है एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहलाता है, और किसका, एनी केमिकल, एनी गैस, एनी कंपाउंड, इन सब के स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइनें आएंगी, एमिट कौन सी होंगी, जो ये खुद एब्जॉर्ब कर पाएंगे. तो यानी कि अब इसके ऊपर की लाइनों पे फिर चलती हूं मैं.
जो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इसमें कुछ चुनिंदा लाइंस मिली separated by dark lines in place of continuous spectrum, in place of continuous band। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम जहां लिख रहे हैं वहां प्लीज फिंगरप्रिंट्स वर्ड जरूर लिख लीजिए उस पेज पे। लाइन स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली फिंगरप्रिंट ऑफ एनी केमिकल शिफ्टिंग टू प्योर केमिस्ट्री। किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए, किसी भी गैस के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए लाइन स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट्स फिंगरप्रिंट। और किसी को लगता है डायग्राम बना के उनको क्लैरिटी आती है तो बना सकते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप बनाएं, आप हमें बना के दें, हम वो कभी नहीं मांगेंगे। बट इफ फॉर योर नॉलेज यू वांट टू नो, तो आज का ये तो याद रहेगा ना, NaCl येलो लाइंस देता है, तो कल को मैं ब्लू कलर का भी डायग्राम बनाऊं उसको येलो ही बोलेंगे ना। प्रिंटर की इंक ब्लैक हो उन पीक्स की, तो उसको देख के तो नहीं बोलेंगे नहीं ये तो ब्लैक लाइंस आई हैं। येलो लाइन का मतलब समझ गए ना आप लोग? चल, नोट हो जाए सबका तो मुझे देखना है जरा। 2-4 लोगों का पेन चल रहा है इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। दोनों टाइप्स जो लोग नोट कर चुके हैं, सोचो कोई कंफ्यूजन है, कोई ट्रबल है दोनों टाइप्स में तो बताओ। हम्म ह्यूमन बीइंग्स के लिए फिंगरप्रिंट क्या वैल्यू रखता है? मेरे राइट हैंड का फिंगरप्रिंट लेफ्ट हैंड से मैच नहीं करेगा, आपका फिंगरप्रिंट मेरे फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेगा, मींस दिस इज माय बायो आइडेंटिटी, राइट? मैं पहचानी जा सकती हूँ सिर्फ फिंगरप्रिंट से। मेरी कोई और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के आप बता सकते हो ये इस पर्सन का है। सिमिलरली NaCl है या नहीं है किसी जगह पे, वो स्पेक्ट्रम देख के पता। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है, कल को किसी पेशेंट के ब्लड में एक पर्टिकुलर कंपाउंड बहुत ज्यादा मिला और उसकी वजह से उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, मेरे को पहचानना है वो क्या चीज है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द लेटेस्ट ब्रांच जो स्पेक्ट्रम को डील करती है। वो उस पार्टिकल का, उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करके उसका स्पेक्ट्रम बनाएगी और अवेलेबल हजारों स्पेक्ट्रम से चेक करेंगे। डायग्नोसिस बहुत इजी हो जाएगा कि पक्का ये चीज जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से, तो सो दैट हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो फिंगरप्रिंट का मतलब है उनकी पहचान, बाकी कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा। तो फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज है जो मैं आंखों से देख पा रही हूँ, स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है जो मैं टेबल पे रख के हाथों से देख रही हूँ, अच्छा ये वाली पीक है, तो उसमें रिजल्ट की एश्योरेंस, कंफर्मेशन बहुत साउंड होती है, बिकॉज समथिंग फिजिकल आई एम हैंडलिंग। ठीक है, आ गया सबके पास? तो दो तरह के एमिशन स्पेक्ट्रम, कौन से दो तरह के? एक तो कॉन्टिन्यूअस, एक लाइन। अब जिस पेज पे तुम लोगों ने लाइन ये लिखा हुआ है, जहां पर तुमने एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम लिखा है, इसको एक और चीज लिख लीजिए, इनको अक्सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एटम्स के स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम आते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स आर लाइन स्पेक्ट्रम्स ओनली, वो कभी कॉन्टिन्यूस आ ही नहीं सकते। सारे एटॉमिक, ऑल एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स आर लाइन स्पेक्ट्रम, वो कभी जिंदगी में कॉन्टिन्यूस नहीं आएंगे। तो अगर कहीं ये स्टेटमेंट मिली तो उसका मतलब है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोई मर्जी एटम आप उठा लो, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, जो भी NaCl कंपाउंड उठा लो, कंपाउंड भी एटम्स का बना है, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ही होगा। तो ये दोनों शब्द ना पैरेलल चलेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम को केमिस्ट्री में एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलना अलाउड होगा, भाई हम यहाँ पे केमिकल्स का ही कर रहे हैं, हम एटम्स का ही कर रहे हैं। आ गया सबके पास? चलिए, अब लास्ट एमिशन स्पेक्ट्रम ये है, जिस इस चिट्ठी को लेकर रदरफोर्ड के पास जाना है मेरे को आज। ठीक है जी, अब NaCl का आ गया, अब तो हम फैल गए, अब तो हम हर गैस का, हर एटम का निकाल के रखेंगे, हमारे पास और कुछ तो है नहीं एटॉमिक नंबर के अलावा। तो चलो पहचान बनानी है मेरे को, तो शुरू हो गई एक लाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेटेस्ट चीज अगर कभी कोई आपसे पूछे ना, आज की डेट में केमिस्ट्री में क्या लाइन चल रही है, जिसमें रिसर्च है, जिसमें कुछ और फ्यूचर में चीजें आपको मिलेंगी, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में कराया जाता है, उसके बाद फिर आगे की रिसर्च शुरू होती है हमारी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दिस ब्रांच इज हॉट सेलिंग केक, बस इसमें मिल जाए, हर किसी को ये होता है मेरे को रिसर्च इसमें करने का मौका मिल जाए। तो अब हम तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे शुरू हो गए, तो हमने क्या किया, नमन देखना तो यहीं पड़ेगा बेटा जी, फिर दिक्कत हो जाएगी, सीधे बैठो यहीं देखो, ज्योति देखना, ये अननेसेसरी किसी चीज में उलझे ना।
अब एमिशन स्पेक्ट्रम मेरे को लगा मैं अब अपने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स और गैसेस का बना के भी देख लूं, इकट्ठा कर लूं। मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली सील्ड, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा बहुत ही लो प्रेशर पे और निहायत हाई टेम्परेचर पे। बंसन बर्नर वाला ही काम कर रही हूँ, गर्म कर रही हूँ उसको, देखा जाए तो। प्लेटिनम वायर के लूप पे मैंने क्या किया था, NaCl डाल के उसको बंसन बर्नर पे डाल दिया, गर्म ही तो करना था। अब गैस को कैसे प्लेटिनम वायर पे डालूं, वो तो उड़ जाएगी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सील्ड ट्यूब ली, और इस सील ट्यूब के आगे ये लाइनें बनाने का मतलब क्या है, ये गर्मी फेंक रही है, हीट फेंक रही है, रेडिएट कर रही है। जैसे सन के चारों तरफ आप लाइंस क्यों बनाते हैं, और कभी भी आप देख लो, छोटे से छोटे बच्चे से पूछो, सन के चारों तरफ वो ऐसी लाइन कभी नहीं बनाता, ये फूल बन जाएगा। सन के चारों तरफ ऐसी ही लाइन क्यों है, बिकॉज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैक्सवेल बता चुके थे, वो ड्राइंग टीचर्स ने पकड़ ली है बात, ठीक है। इसीलिए अगर कोई टेढ़ी लाइनें बना रहा है, मुझसे गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉजिकली सीधी बननी चाहिए। टेढ़ी भी ठीक है, आज की डेट में तो वेव एम कॉन्टिन्यूस दिखा दिया हमने। तो रिलेट करो अपनी लाइफ को, आप बहुत बार कर चुके हो। आप किसी को ये नहीं कहोगे यूं नहीं बना सकते, या यूं नहीं, आज के बाद कहोगे कि अगर कल को कोई सन के चारों तरफ ऐसी लाइन बनाता है या ऐसी बनाता है, आप मुस्कुराओगे सिर्फ। है तो गलत बेटा, अभी छोटा है, तेरे को बाद में पता चलेगा। तो कोई छोटा बच्चा आपको दिखेगा, आप ये कहोगे बेटे तुम छोटे हो जरा, अभी तुम ना थोड़े बड़े हो जाओ, फिर ये लाइनें और ये लाइनें समझ में आएंगी कि क्या धोखा बचपन से हो रहा है, जो सन के चाहो तो तुम ये लाइनें बनाई जा रहे हो, ठीक है। सो वो चीजें अब थोड़ी बदलेंगी। तो यहां पर मैंने क्या बनाया, एक गैस भरी है जिसके अंदर बहुत सारी हीट, मैंने जनरेट जनरेट तो नहीं, यहाँ पे हीटेड का मतलब क्या है, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ, खूब गर्म कर दिया इसको। हीटर्स होते हैं ना गर्म करने के, तो ये खूब गर्म हो गया। अंदर कौन है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। इतनी तगड़ी जब हीट आएगी, हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल कहाँ जुड़े रहेंगे, टूटना पड़ेगा। इतनी ज्यादा हीट आएगी तो वो बॉन्ड डिसोसिएट होना तय है। सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, एटम्स में, टूट टूट के। तो भाई बिजली के जोर पे तो तुम फिर कुछ ही कर लो, ड्रास्टिक कंडीशन में तो तुम हाइड्रोजन के एटम भी एग्जिस्ट करवा लिए तुमने, यस पॉसिबल है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब उन्होंने भी वही हीट एब्जॉर्ब करनी मजबूरी थी, लेकिन कब तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रेडिएट तो करेंगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वही हीट जो उन्होंने एब्जॉर्ब की, वही जो वो एब्जॉर्ब कर पाए, बाकी तो इधर उधर यूनिवर्स में स्पेस में वेस्ट हुई। जो हीट एक हाइड्रोजन का एटम एब्जॉर्ब कर पाया, जो रेडिएशन, वही रेडिएशन इसने क्या करी, एमिट। फिर प्रिज्म के थ्रू गया, स्कैटर हुआ, डिटेक्टर के पास गया, डिटेक्टर ने इंफॉर्मेशन गैदर करी, और प्रिंटर से बड़ी इंटरेस्टिंग एक प्रिंट निकल के आती है। अगले 4 लेक्चर अब हम इसी पे रहेंगे, इसी प्रिंट पे रहेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे लेक्चर्स इसी पे जाने हैं अब हमारे। जो प्रिंट निकल के आया बच्चों, पहले तो मैं वो प्रिंट दिखाऊं। ये स्लाइड ना तुमने नोट करनी है ना तुमने बनानी है, क्योंकि इस पे अगले 4 लेक्चर्स हैं। तो एक्चुअली ड्रॉ करने वाले अलग आएंगे सीन, अभी तो समझना है। ये देखो कितनी लंबी पर्ची निकल के आई। अब ये पर्ची क्या है समझते हैं। यहां पर क्या होती है बच्चों, वेवलेंथ, और यहां पर इंटेंसिटी, पीक कितनी ऊंची ढंग की है भी कि नहीं, आसपास की डिस्टरबेंस की वजह से आई हुई, हीट की वजह से आई हुई वेव्स मेरे को नहीं देखनी। बहुत इंटरेस्टिंगली देखना, मेरा पेन जैसे चल रहा है, कुछ इसका एक्चुअल भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये छोटी छोटी इग्नोर, फिर देखा एक सेट ऑफ लाइंस पूरा मिल गया, फिर थोड़ी देर डार्क स्पेस आया, फिर एक सेट ऑफ लाइंस, फिर डार्क स्पेस छोटा मोटा आसपास की हीट गर्मी की वजह से, फिर तो एक अजीबो गरीब सा पैटर्न मिला कि हमें थोड़े थोड़े स्पेस के बाद सेट ऑफ लाइंस मिल गया। कितने सेट ऑफ लाइन, 1, ज्योति देखना, 2, 3, 4, 5, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, शायद और भी 2 क्लासेस बाद आप बता दोगे मम्मी तो और भी हो सकते थे, वो तब बात करेंगे। इतने सारे सेट ऑफ लाइन किसने दिया ये एमिशन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम का ये एमिशन स्पेक्ट्रा जो इस तरह से लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दूं, बनाना मुश्किल है, दिखाना मुश्किल है, इसी को मैंने खड़ा कर दिया, बस घुमा दिया 90 डिग्री। अब मैंने क्या दिखाया है, जो लोग भी इस वक्त फोकस लूज कर रहे हैं,
आई एम सॉरी, अगली 3 क्लास में बैंड बजना है इसकी वजह से, 3 क्लास बाद। आज सिर्फ झलक दे रही हूं उसकी, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जब इस लंबे से स्पेक्ट्रम को मैंने 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा किया, ये क्या है? लाइंस। पीक्स को इतना, अब ये छोटी छोटी पीक्स को मैंने डायग्राम से हटाना शुरू किया, डायग्राम से सिर्फ उन चीजों को लाना शुरू किया जो कि मेरे काम की हैं। तो इस डायग्राम को मैंने क्या किया, ये लाइंस देखा गया। ये लाइंस, जब साइंटिस्ट लाइमन आए, उन्होंने इन लाइंस को पूरा स्टडी किया। सोचो, अभी तो एमिशन स्पेक्ट्रम आया, एक हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम पे 6 से 7 साइंटिस्ट लगे, अलग अलग। एक साइंटिस्ट ने इस सारी लाइंस के ऊपर पूरी स्टडी की, इनकी वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी निकाल के मेरे को दिया। आसान नहीं है। उनका नाम था लाइमन। तो पहली सीरीज को उनको डेडिकेट कर दिया गया, लाइमन सीरीज। बस अपनी लाइफ में वो ये रिसर्च कर पाए, बहुत बड़ी बात है। फिर आए साइंटिस्ट बामर। बामर ने क्या किया, वो जो सेकेंड सेट आया था उसको स्टडी किया। मे बी इट्स अ टीम, राइट? आप समझ लीजिए सारे इकट्ठे ही काम कर रहे थे एक एक सेट पे। फिर आए पाशन, फिर आए ब्रैकेट, फिर आए पफुंड। और पफुंड एनसीईआरटी बस पफुंड पे रुक जाती है। जेई, नीट और एडवांस इस सेट पे भी बात करता है हम्फ्रे। तो कुल मिला के कितने साइंटिस्ट लगे एक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ने? और अब 2 क्लासेस बाद तुम लाइमन बामर के टर्म्स में ही बात करोगे। अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है भूल जाओगे। लाइमन बामर, मेरे से गलती होगी मुझे करेक्ट करोगे, मैम गलत बोल रहे हो, ये हम्फ्रे था, आप पाशन बोल गए हो। ये आएगी चीज। तो हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कितने सेट्स ऑफ लाइन आए? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पफुंड, हम्फ्रे। अभी तक 6 ही आ पाए। 8-10 साल बाद हो सकता है जो बैच बैठा होगा और हम पढ़ा रहे होंगे तो हम एक और ऐड कर देंगे, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब हम्फ्रे नहीं थे। मैंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है 2000, नहीं, हाँ 2000 से, एग्जैक्ट 2000 से कह लीजिए, कमर्शियली। अब घर में जैसे पढ़ाती थी, बट प्रोफेशनली कमर्शियली मैंने 2000 से पढ़ाना शुरू किया। तो 2000 में हम्फ्रे नहीं था। तो टेक्स्ट तक आते आते, आपके सिलेबसेस तक आते आते चीजों को टाइम लगता है। तो हो सकता है कुछ साल बाद एक और हम ऐड कर दें, वी नो, बट सिलेबस अलाउ नहीं करता तो हम भी ऐड नहीं कर पाते। इतने सारे साइंटिस्ट ने इतना तगड़ा स्पेक्ट्रम पढ़ के दिया। तो स्पेक्ट्रम का पर्पस क्या है, इस टॉपिक को आज लेने का पर्पस क्या है? 3 दिन बाद इसी पे क्लास होगी। चलो जी, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं दोबारा। क्या लाइंस थी, कौन सी थी, वो बात करेंगे। आप इसी क्लासरूम में 4 लेक्चर बाद एक एक लाइन की वेवलेंथ मेरे को एक एक मिनट में रिपोर्ट कर दोगे। आगे आने वाले साइंटिस्ट इतना आसान कर देंगे। आपको मैं वेवलेंथ बोलूंगी, आप बोल दो कि पाशन की तीसरी लाइन है मैम, ये बामर की चौथी लाइन है, ये लाइमन की ये पहली लाइन बोली है आपने। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। बिफोर मतलब बोहर के साथ साथ ये करेंगे। तो कुछ इस तरह का खतरनाक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आया। ये स्पेक्ट्रम को क्या बोलूं? लाइन स्पेक्ट्रम ही बोलना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। बीच में कितने तो डार्क स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। तो आप ये भी बना बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि इस पे तो पूरे पूरे पर्चे हम देंगे आपको। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रम क्लोज कर रही हूं। तो आप जरूर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हेडिंग जरूर लिखिए, और उसके आगे लाइन स्पेक्ट्रम वर्ड जरूर लिख लीजिए। इतना जरूर करिए कि हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिला, इन विच वी गेट in which we get various की जगह different, sorry, various is not right word, different sets of line। और आप कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइंस। आपसे कोई मांगेगा भी नहीं ड्रॉ, मतलब दिस इज नॉट योर पार्ट। ड्राइंग की क्लास नहीं है जो हम आपसे ये ड्रॉ करवाएंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। सो नोबडी विल आस्क यू कि ये मैंने भी अपनी इमेजिनेशन से किया, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रम देखा हुआ है। आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा हुआ नहीं है, इसलिए आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आई हैव सीन, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। जब आपके बराबर थे तो तक ये कुछ पता ही नहीं था। जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके चीजें देखी, समझ आई, तब आपको समझानी शुरू कर पाए हम। अब मैं आपको एक बार दिखा दूं कि दिखने में क्या है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे देखें, थोड़ा उनको दिखना चाहिए। मेरा कैमरा पता नहीं इसको इतना अच्छा पकड़ता है कि नहीं। सबसे ऊपर मैंने क्या लिया है, एक व्हाइट बल्ब। व्हाइट बल्ब मतलब व्हाइट लाइट, मतलब सनलाइट। इसमें कलर्स का इस्तेमाल करके आपको बताया है। सारे कलर्स लगातार आ रहे हैं, नो डार्क स्पेसेस एट ऑल।
मीन्स देखते ही आप पहचान जाओगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी एमिशन ही देखना, मैंने एब्जॉर्प्शन तो कराया ही नहीं आपको, अभी एमिशन देखना, एब्जॉर्प्शन पे भी आएंगे। फिर एक हॉट गैस ले ली, क्योंकि केमिस्ट्री में तो मेरे को हॉट हाइड्रोजन से ही बात करनी है, रदरफोर्ड पे जाना है हाइड्रोजन लेके, क्योंकि रदरफोर्ड हाइड्रोजन के बारे में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। तो हॉट गैस जो भी दी उससे देखिए बीच बीच में लाइंस मिल रही हैं मेरे को, देख रहे हैं बीच बीच में, विबग्योर पूरा कॉन्टिन्यूअस, उसके बजाय इसमें कितनी लाइंस दिखी, थोड़ा और मैं करती ना इसको तो आपको यहां भी दिख जाती। ये सारी की सारी बामर की हैं। सेकंड बैंड जो दिखाया था ना, दैट फॉल्स इनविजिबल, ये आगे की क्लासेस में आएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब मैंने लाइन दिखाई आपको। अगर मैं बहुत प्रिसाइज बनाती तो मैं बामर में 8 लाइंस बनाती। इस तरह से मेरे को स्पेक्ट्रम एमिशन दोनों देख के यहां छपने चाहिए, कॉपी में तुम ये नहीं कर सकते, ये यहां आना चाहिए। हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग होगा, प्रिंट आपके पास कॉपी में होगा, आप फट पहचान लोगे ये जो गैस रिलीज हुई है पॉइजनस जिससे लोग मर रहे हैं, गैस कौन सी है, दवाई कौन सी दूं। फटाक से उस गैस का सैंपल हमने लिया, लैब में स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई, पहचाना गैस कौन सी है, इमीडिएट उसकी मेडिसिन प्रोवाइड कराई या उसका सेफ मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया। तो इस तरह से रियल लाइफ में स्पेक्ट्रोस्कोपी चेंजेस द इक्वेशन। तो ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम आप लोगों को शायद कुछ कुछ अब समझ आया हो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मुझे लगता नहीं मेरे को समझाना पड़ेगा, जितने अच्छे फोकस से आप लोग सुन रहे हैं, या मैं कहानी जितने अच्छे से सुना रही हूँ। नोट करिए और नोट करते करते बताइए कि मैम ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, या ये बता दो वो बता दो, आई विल एक्सप्लेन। नोट करते करते समझिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आ गया या नहीं। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन शॉर्ट, मुझे इतना लंबी रामायण ना कहनी होती, इतना पता नहीं क्यों लिखवाते हैं, बट मजबूरी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बोर्ड तो देना ही है तुम लोगों ने। मेरे से तो कोई पूछे मैं एक शब्द बोलूंगी, कोई भी केमिकल कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका खाता एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसका बही खाता एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इन शॉर्ट। आई अप्रिशिएट दैट शॉर्ट थिंग, बट अभी हम मेरी और सीबीएसई बोर्ड के विचार मिलते नहीं है, उन्हें पूरा चाहिए। कि काम की बात तो इसमें एक ही है कि NaCl ने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, अगर आप उसका डिटेल दे दोगे वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कौन सी एमिट करी वो दे रहे थे इतनी देर से, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब आप कौन सी देना चाहोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की, स्कूल में काफी आता है क्वेश्चन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताओ। तो बताओ फिर, ये इतना बताना पड़ता है उसमें, वरना अगलों को तसल्ली होती नहीं है। यही ला रही हूँ बस, मैं भी उम्मीद यही कर रही थी कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो अगर आपने मेरे को किसी का लाइन स्पेक्ट्रम दे दिया, उसका उल्टा ही तो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस पे बहुत अच्छा एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ, मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, कुछ साल पहले। आ गया सबके पास ये लाइनें 5 6? तो क्या बोलती हैं समझते हैं हम, इन शॉर्ट समझते हैं, इसी को मैं डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। वही NaCl जो तुमने थोड़ी देर पहले गर्म किया था, और उसने कुछ एब्जॉर्ब किया, और फिर जब वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उन्हीं को एमिट कर रहा था, उसको छाप के ले आए, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल दिया। अब मैंने क्या किया, उसी NaCl की सॉल्यूशन एक डब्बे में बंद करी, ग्लास के डब्बे में। इसके थ्रू मैं क्या दे रही हूं बच्चों, इसके थ्रू मैं दे रही हूं व्हाइट लाइट, मतलब पूरा विबग्योर 400 से 750 नैनोमीटर मैं इसके अंदर पहुंचा रही हूं। यहां पर मैंने दे दी व्हाइट लाइट, इसके थ्रू, NaCl के थ्रू। इसको जो एब्जॉर्ब करना होगा करेगा ये, और बाकी की लाइंस को क्या करेगा, अनडिफ्लेक्टेड जाओ बाहर। अब मैं गर्म नहीं कर रही, गर्म NaCl से निकलती हुई नहीं बात कर रही, अब मैं किसकी बात कर रही हूं, ठंडा NaCl। उसके थ्रू जब तुम व्हाइट लाइट भेजोगे, और उस कंटेनर से, ग्लास से बाहर निकलने वाली जो लाइट होगी, उसको जब फिर प्रिज्म के थ्रू डालोगे, डिटेक्टर देखेगा, सब पहचानेगा, प्रिंट निकलेगा, उसमें सारा विबग्योर आएगा। बस वो 2 लाइनें गायब होंगी। कौन सी 2 लाइनें, जो NaCl के एमिशन में येलो कलर की लाइनें थी, 560 और 580 वाली गायब। और मैंने उसको ब्लैक ब्लैक इसलिए किया है, 2 डार्क स्पेसेस।
तो NaCl ने कौन सी एब्जॉर्ब की वो पहले भी पता लग रहा था मेरे को, जो एब्जॉर्ब की वही तो एमिट की। लेकिन एक बात सोचो, तुम्हारे पास सामने इस हाथ पे मैंने रखा हुआ है बच्चों, ये NaCl का स्पेक्ट्रम है और 2 लाइन, ये जेई के क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, 2 लाइन। और इस हाथ पे मैंने एक स्पेक्ट्रम रखा हुआ है जिसमें पूरा विबग्योर, सिर्फ 2 लाइन गायब हैं, तो दोनों NaCl के। एक NaCl का कौन सा है, जो उसने एब्जॉर्ब की वही एमिट करवाई तुमने और छाप ली, उसको क्या कहूंगी, NaCl का एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा। और दूसरे को क्या कहूंगी, तुमने उसको रेडिएट थोड़ी करने दिया, तुमने ठंडे NaCl के अंदर से गुजार दी एक लाइट और बचा कुचा बाहर ले आए, 2 गायब हैं, वो 2 गायब किसने एब्जॉर्ब कर ली, NaCl ने। तो यही मेरे हाथों पे रही है, जो लोग अभी भी थोड़ा सा इधर उधर हैं, बस तुम मेरी तरफ देखो, मैं उसी का वेट कर रही थी। नमन, देखना पड़ेगा, स्ट्रेट यही देखो। क्या मैं ये कह सकती हूँ मेरे इस हाथ में, अगर, अब मैं भूल गई इस हाथ में क्या था इसलिए दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है, आई फॉरगॉट, वहां डिस्ट्रैक्ट हो गई। अगर इस हाथ में था एमिशन स्पेक्ट्रा, 2 लाइन, इस हाथ में था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, 2 लाइन गायब, क्या मैं ये बात कह सकती हूँ एमिशन स्पेक्ट्रा की ब्राइट लाइंस, दिखने वाली लाइंस, वर गायब लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? Let me once again say this. Emission spectra की bright lines are dark lines of absorption spectra. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जेई और नीट में आया हुआ है, जेई में शायद करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है कि क्या एमिशन स्पेक्ट्रम की ब्राइट लाइंस आर डार्क लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? एब्सोल्युटली राइट। एक में जो आ रही हैं दूसरे में वो गायब हैं। अब आप चाहें तो NaCl का ये स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, और जो भी कुछ इसमें आपको दिखता है कि ये मेरे को मेरे लिए नोट करना है, मैंने भूल जाना है, क्योंकि आज के टेस्ट में मैंने पूछना है, आज के टेस्ट में मैंने लिखवाना है आपसे। तो किसी को लगता है कि मेरे को ये लिख के समझ आता है, लिख के याद होता है, 2 साल याद रखने, अगले साल है जेई आपका, इस साल थोड़ी है, नीट अगले साल है। और जिन्होंने स्कूल में प्रोड्यूस करना है, फाइनल एग्जाम तक याद रखना है कि 2 लाइंस, जो 2 सेम लाइंस आर मिसिंग, उनको मैंने बोला डार्क लाइंस, दे आर नथिंग बट ब्राइट लाइंस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। जिसको किसी को कुछ ये बनाना है बना ले, ये वाली लाइन आगे आ रही है मेरी अगली स्लाइड पे लिखी हुई, ब्राइट और डार्क वाली। इफ एनीवन वांट टू राइट एनीथिंग, अपनी याददाश्त के लिए, अपने रिटेंशन के लिए। हाइड्रोजन तो आया ही नहीं इसमें, NaCl है। हाँ, NaCl के जो आयंस थे उन्होंने रोक ली, एब्जॉर्ब कर ली। अब उन्होंने रेडिएट, देखो रेडिएट कोई चीज कब करती है, जब उसको इतना ज्यादा गर्म कर दो कि उसको हीट फेंकनी पड़े। आपने उसको गर्म तो नहीं किया, ठंडा NaCl क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। तुमने ठंडे ठंडे NaCl के थ्रू व्हाइट लाइट भेजी, तो अब ये ठंडा है तो ये तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसने 2 येलो लाइन रोक के बाकी सारी भेज दी, क्योंकि ये और रोक ही नहीं पाता। क्लियर? भाई आगे जो बच्चे देख रहे हैं उनका ड्राइंग स्किल तो बहुत ही अच्छा है, यू ड्रॉ वेरी नीट। खाली टाइम में आ जाया करो, मैं ड्रॉ करवाने हैं मेरे को बहुत कुछ, मेरी तो बहुत ही खराब ड्राइंग है। चलिए एनीवेज, सो अब इसके बाद ये 3, ये देखना जरा, अब तो एब्जॉर्प्शन भी कर लिया मैंने। मैं हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन पे आ जाऊं, ठंडी हाइड्रोजन गैस डाल दी उस NaCl की जगह अगर मैंने, तो अब सभी लोग जरा हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में 4 लाइन दिखाई है, होती 7 8 9 है लेकिन दिखा 4 दी कि आपके लिए आसान हो। बामर की है सारी, बामर वाले सेट की उठाई है 4। हैव अ लुक एवरीवन, 1 2 3 4, ये 4 लाइन हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम के एक छोटे से टुकड़े से उठा ली मैंने। वही 4 गायब हैं, कहां से? अगर उसी हाइड्रोजन गैस को ठंडे हाइड्रोजन गैस के थ्रू मैंने व्हाइट लाइन पास की होती, उसने 4 लाइन रोक लेनी थी। तो एक स्टेटमेंट और चेक करना बच्चों, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, तुम्हें बताई नहीं है बट तुम्हें वैसे बता दी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज लाइन स्पेक्ट्रम। केमिस्ट्री में बात हो रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर केमिस्ट्री में बात हो रही है तो केमिकल, केमिकल का मतलब हाइड्रोजन हो सकता है, NaCl हो सकता है, हीलियम हो सकता है, नियॉन, कुछ भी, KCl, ब्रोमीन, कुछ भी ले आऊं मैं। एमिशन
स्पेक्ट्रम में तो फिर भी दो कैटेगरीज थी, कॉन्टिन्यूअस और लाइन। आपने देखा मैंने एमिशन के बाद एब्जॉर्प्शन में कोई कैटेगरी नहीं लिखवाई, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हमेशा ही लाइन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो आप किसी ना किसी केमिकल से ही करवा रहे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की दूसरी कैटेगरी नहीं है। ये एक लाइन आपको तंग कर सकती है, तो हमेशा याद रखिएगा। बामर ये है, बामर पूरा जब हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे ना, सारे विजिबल रीजन में था, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या मेरी क्लास को ये स्टेटमेंट क्लियर है? यहां तक जो भी स्टेटमेंट मैंने दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, तो आई एम वेटिंग, कहीं भी क्लियर है अब तक का? अब चलते हैं जी, हो गया स्पेक्ट्रम क्लोज फॉर 2 years, स्पेक्ट्रम इज क्लोज। मेरे को मिला क्या स्पेक्ट्रम? पढ़ा क्यों दिया तुमने? पता नहीं फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, 9th-10th का सिलेबस था। एक्चुअली 9th-10th में पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि ये सब आप वहां पढ़ के आते हो, पढ़ाना तो चाहिए था। खैर, रदरफोर्ड के पास चले गए हम ये पर्चा लेके। एक पर्चा पिछली क्लास में ले गए थे मैक्सवेल थ्योरी का, कि सर आप गलत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, हो रही है, प्रूफ है, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज किए जा रहा है। एक सेकंड नहीं जिंदा रहना चाहिए था एटम, अगर आपकी मर्जी से चलता तो। इस और एटम जिंदा है, मतलब हम आपकी मर्जी से एटम को चलता हुआ देख नहीं पा रहे, तो अपनी मर्जी बदलिए। दूसरा सबूत, सबसे छोटा एटम कौन सा है बच्चों मेरे पास? हाइड्रोजन। सबसे सिंपल एटम कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि उस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम चुपचाप ये पर्चा लेके गए रदरफोर्ड के पास, और रदरफोर्ड को बोला, आप कहते हो न्यूक्लियर सेंटर में हाईली डेंस ये वो, हाँ जी बिल्कुल, इसके चारों तरफ आप कहते हो कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और वही प्लेनेटरी सिस्टम की तरह अपने एक रिक्वायर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक इकलौता इलेक्ट्रॉन किसी व्हाइट लाइट के सोर्स से रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा, और एमिट भी करेगा जब आप रेडिएट कर रहे हो, उसको इरेडिएट कर रहे हो। आप बस एक चीज बता दो, अगर आपका एटम सही है तो आपके इस एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इतने सारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ कैसे एमिट कर सकता है? हाउ? रदरफोर्ड फेल्ड बैडली। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मेरे पास वजह ही नहीं है इस बात की कि एक इकलौते इलेक्ट्रॉन ने व्हाइट लाइट से, विबग्योर से, या जो भी सोर्स आप दे रहे हो, उससे सिर्फ कुछ लाइनों को एब्जॉर्ब किया, और वो भी गजब की वैरायटी के साथ, और उन्हीं को एमिट किया। हमने उनसे पूछा, आप ही हो एटम देने वाले, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? ना आज की डेट में, अभी यहां क्लास में, ना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना मैं। जितने ब्लैंक आप बैठे हो, ये क्या बात कर दी भाई, उतना ही ब्लैंक रदरफोर्ड बैठा था। आई कैन नॉट, मुझे क्या पता है क्या आ गया ये। मैं तो इतना जानता हूं, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देन वी आस्क्ड हिम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई सो मेनी लाइंस? एक लाइन दे देता, दो दे देता, अगर इतनी सारी लाइन, वो भी बड़े पर्टिकुलर मैनर में, सेट्स ऑफ लाइंस। कैन यू एक्सप्लेन सर? रदरफोर्ड सेड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। So this was again a big failure of Rutherford. He was not able to explain आखिर हाइड्रोजन एटम ने लाइट इस पर्टिकुलर पैटर्न में क्यों एब्जॉर्ब करी, और इसी पर्टिकुलर पैटर्न में क्यों एमिट करी। कोई रैंडम तो था नहीं, दसियों साल बार बार किया गया, सेम स्पेक्ट्रम आ रहा है, फिंगरप्रिंट है उसका, तो भाई आपको फिंगरप्रिंट तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड यहां पर डिस्कार्ड हो गए। तो अब आप सब लोग लिख रहे हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड अपनी भाषा में। मैंने हेडिंग लिखी है पॉइंट नंबर 1। इसको एक्सप्लेन आपको खुद को करना आता हो तो कर लीजिए, मत करिए सोच लीजिए कि मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी जब कोई मेरे से पूछेगा। 2 क्लास से यही चल रहा है। और दूसरा, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में इतनी वैरायटी ऑफ लाइंस, डिफरेंट सेट्स ऑफ लाइंस वर नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। इससे ज्यादा तुम लिख ही नहीं सकते कुछ, तुम्हें खुद ही नहीं पता लाइनें क्या हैं। इसको एक्सप्लेन करने अगली क्लास में उठ के आएंगे आइंस्टाइन, प्लैंक्स, देन बोहर, रेडबर्ग, ये 4 साइंटिस्ट लगेंगे मेरे को ये स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने में। तो सेकंड वाला लिमिटेशन तो एक ही लाइन लिख सकते हो, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा तो अब मेरे पास रदरफोर्ड की लिमिटेशन आ गई। तो अब हम कहां पहुंच गए? फिर वहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या। बोहर को पैदा होने में लगेंगे बहुत साल, तो अब क्या हुआ होगा, साइंटिस्ट वर्ल्ड के दिमाग में क्या बात आई होगी, पूरा साइंस, केमिस्ट्री,
कहाँ अटक के रह गया? एटम है क्या? आप सोचिए, अभी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जा रहे हैं मोसले की डिस्कवरी से, लेकिन हमें ये नहीं पता एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है कैसे? अभी तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, खुदा ना खास्ता किसी ने नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखा दिया होता रदरफोर्ड को जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, उसकी लाइनें तो तुम सपने में नहीं सोच सकते कितनी इंटरसेक्टिंग और कैसी कैसी आ रही होती। 7 इलेक्ट्रॉन, सातों का अलग कुछ। तो उस सब के बाद अब जरूरत महसूस हुई भाई वापस शुरू करते हैं, और सबका ध्यान किस पे गया? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे। दिस वॉज रिवोल्यूशन इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम इस स्पेक्ट्रम को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे पहले इन दो बातों को सेटल करने के बाद, उससे पहले हम इस सारे दुनिया लग गई, उस वक्त साइंटिस्ट लग गए, यार इनमें तो गड़बड़ नहीं है, कहीं किसी ने गलत तो नहीं दे दिया एटम का स्पेक्ट्रम? किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी किसने दी? मैक्सवेल ने। जरा देखिए क्या मामला है, किसी को नहीं पता कुछ, अंधेरे में खड़े हैं इस वक्त हम। तो जो जो पैरेलल कुछ साल चीजें आती रही जिससे हम आज पहुंचे, उस पे पहुंचते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड साइड बाय साइड। कहीं और एक पेपर रजिस्टर होता है, एक पेपर पहुंचता है इंटरनेशनल साइंटिस्ट कमिटी पे कि हमने कुछ डिस्कवर किया है। उन्हें नहीं पता रदरफोर्ड को डिस्कार्ड कर रहे हैं वो, कि बोहर को पैदा कर रहे हैं, कि रेडबर्ग सीन में आ रहा है, कि ये बात मैक्सवेल पे भी चिट्ठी जा सकती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट, मैक्सवेल फिजिक्स के साइंटिस्ट। मैक्सवेल ने क्या दिया बच्चों लास्ट क्लास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तभी आपकी क्लास 12th की एंड यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, समझ रहे हो नाम? मॉडर्न, राइट? तो मॉडर्न फिजिक्स में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th में दोबारा पढ़ोगे पूरा। तो आपको मैं एक छोटे बच्चे की तरह समझ के चल रही हूं जो आप हो। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, जैसे मेरी घड़ी अलाउ करेगी, ये क्यों ले आए मैम, फिर क्या चल रहा था, और फिर कहाँ उठा के ले आए हमको। तो आपको देखा मैक्सवेल ने आके क्या किया, रदरफोर्ड को छेड़ दिया। अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों उठा के ले आए। अगर आप बच्चे आज कुछ, अब इसमें कुछ खास नोट नहीं करना क्योंकि मेरी अगली क्लास का ग्राउंड बन रहा है। आप बच्चों को ये कहा जाए इस वर्ड को तोड़ो, फोटो और इलेक्ट्रिक, तो तोड़ते हैं अगर हम साइंटिफिक अप्रोच से। फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब है इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन। मुझे नहीं पता फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिक का मतलब क्या लेते हैं, एम्पियर लेते हैं, आई लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, लाइट और इलेक्ट्रॉन। कुछ स्पेलिंग गड़बड़ दिख रही थी इसलिए ठीक करने की कोशिश की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट और इलेक्ट्रॉन का कुछ इफेक्ट है इसके अंदर, तो उसको पढ़ते हैं। अगेन एक डिस्चार्ज ट्यूब ली मैंने। अब ना कोई टेस्ट का लोड, ये टॉपिक टेस्ट में नहीं डाला गया आज, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो एक और इसको नोट नहीं करना क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कुछ बिगाड़ने आ रहा है, उसको सुधारेंगे अगली क्लास में। ये तो हमारा तैड़ फैड़ करने आ रहा है, बहुत कॉन्सेप्ट बिगाड़ेगा अब हमारे ये। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट ने इस तरह की ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब ली, खाली वैक्यूम है, बीच में कुछ नहीं है। अगर डालेंगे, जब जरूरत पड़ेगी कुछ डालेंगे भी। अब हुआ क्या, इसमें मैंने वोल्टेज डाली, लाइट डाली, यहां एक स्विच लगाया, यहां एक बल्ब लगाया, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब में बीच में कैथोड और एनोड के बीच खोखली जगह है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे। कैथोड मैंने कॉपर की बना रखी है, एनोड मैंने कॉपर की बना रखी है। तो एनोड पे कौन सा चार्ज है बच्चों? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा है? नेगेटिव। अब हुआ क्या, ये जो मैंने नहीं, कॉपर की नहीं बनाई मैंने, यूजली कॉपर की बनाते। अब के मैं किसकी लेके आई? सोडियम की। आज आपने NaCl किया है, उसी की कुछ इंफॉर्मेशन को मेरे को यूज करना है, इसीलिए मैंने सोडियम की, पोटेशियम की, सीजियम की, इन सब की प्लेट लगाई। आज आपको पता चलेगा सोलर सेल काम कैसे करते हैं, सोलर प्लेट्स काम कैसे करती हैं। उसके पीछे फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट से बिजली, यही है ना सोलर का काम। तो आज उसके पीछे का एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे। तो मैंने क्या किया, ये है सोडियम की प्लेट। सोडियम की इस प्लेट के ऊपर रेड कलर की लाइट, आपको पता है ना अब मैं ये क्यों डाल रही हूं लाइट ऐसे? कॉन्टिन्यूस लाइट, कॉन्टिन्यूस आती है बैंड की तरह बिना ब्रेक के, इसीलिए मैंने यूं लिखा है इसको। मैं स्ट्रेट भी लिखूंगी तो भी चलेगा। स्ट्रेट का मतलब है डायरेक्शन, और यूं का मतलब है कॉन्टिन्यूस, इसीलिए हमने थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ किया। मैंने जब स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब क्या है? वोल्टेज पहुंचनी शुरू, कैथोड एनोड पे करंट आना शुरू। कैथोड किसकी है बच्चों? सोडियम प्लेट।
जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, रेड लाइट गिराई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। होना क्या था? बल्ब जलना था यार, बल्ब लगा रखा था, ठीक है, बल्ब जलना चाहिए था, बल्ब जला नहीं। ठीक है, तो इस लाइट से बिजली पैदा नहीं हुई, इस लाइट से कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर बल्ब नहीं जला, कोई बात नहीं। फिर हमने क्या किया उसके बाद? येलो लाइट डाली। येलो लाइट डाल, रेड लाइट में 2 घंटे तक, 2 दिन तक, 2 साल तक डालती रही, कुछ नहीं हुआ। येलो लाइट जैसे ही डाली, स्विच ऑन है, जैसे ही डाली, व्हाट आई सी, बल्ब जल गया। नॉट ओनली येलो, फिर मैंने डाली ब्लू, ब्लू लाइट डाली, अगेन बल्ब जल गया। मैं ले आई और लाइट्स जो भी मेरे को समझ आई मैं लाई, और सबसे बल्ब जल गया। फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि येलो लाइट से क्या हुआ होगा पहले ये समझते हैं, फिर सोचेंगे रेड से क्यों नहीं हुआ, पहले समझे तो। येलो लाइट ने सोडियम की प्लेट को आके हिट किया। ये खाली जगह थी, वैक्यूम था बच्चों, मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। बल्ब जल कैसे सकता है? सर्किट ही पूरा नहीं है। अगर आप लोगों से मैं पूछती बल्ब नहीं जल रहा, मौका देती, तो आप कहते मैम जलेगा ही नहीं, सर्किट तो पूरा नहीं है। सर्किट तो पूरा होना चाहिए, बल्ब तो तभी जलेगा। सर्किट तो येलो में भी पूरा नहीं है, खोखली जगह है, वैक्यूम है। पक्का येलो लाइट से कुछ तो यहां से यहां चल के आया है, चार्ज पार्टिकल। सर्किट उसने पूरा किया, और सर्किट पूरा होते ही मेरा बल्ब जल गया। अब वो कुछ क्या? एनी गेस? नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सोडियम की प्लेट पे येलो, इसका मतलब मेरी क्लास में अगर कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं वो क्या बोलेंगे, मौका दूं तो आप बोल भी दोगे। पक्का येलो लाइट से सोडियम के ऊपर जो टकराई है येलो लाइट, उसने क्या किया है? उसने इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाला। उसकी लाइट एनर्जी ट्रांसफर हुई सोडियम एटम में। सोडियम एटम झेल नहीं पाया येलो लाइट की एनर्जी को, नहीं झेल पाया, टूट गया। एटम तो डिविजिबल है, अब तो सबूत आ चुका है, और इलेक्ट्रॉन पैदा हो चुका है, जे थॉमसन बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा होगा, और सामने मैंने कौन लगा रखी है? एनोड, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, सारे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और दबा के किसकी तरफ दौड़ते जाएंगे? एनोड की तरफ। लो जी, इलेक्ट्रॉन की धार चल पड़ी और बल्ब जल गया। ब्लू लाइट से भी बल्ब जला, मैंने जो जो उसके बाद लाइट समझ आई डाली, सबसे बल्ब जल गया। माय क्वेश्चन टू माय टीम ऑफ साइंटिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, पिछले 4 लेक्चर से वही दिमाग में डाल रही हूँ कि एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचती। रेड लाइट पे ऐसा क्या नहीं था जो येलो लाइट पे था? ध्रुव, एनी आइडिया? रेड लाइट के पास ऐसी क्या चीज नहीं थी जो येलो के पास थी, और उसने आके इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल दिया और सर्किट पूरा कर दिया? सिंपल लेमैन वर्ड्स, केमिस्ट्री वर्ड्स नहीं। एनीवन एल्स? एनर्जी। उतनी ताकत नहीं थी, उतनी एनर्जी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन को खींच के निकाले। तो लास्ट क्लास तक मैं एनर्जी रोक रही थी आपको कि प्लीज अभी एनर्जी की बात मत करो। आएंगे प्लैंक्स, आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक की टीम, वो एनर्जी पहली बार लेके आएगी। यानी पक्का येलो लाइट पे, अब मेरी क्लास से बात समझ गई, पक्का येलो लाइट पे एनर्जी ही नहीं थी जो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाले। यही समझ में आया ना हमको? चलो, पहले ये एक्चुअल सेटअप ऐसा है दिखने में, जो मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाया, एक्चुअल सेटअप ऐसा होता है कि ये यहां पर ना बल्ब की जगह क्या है? एमीटर है जो करंट की वैल्यू दे देता है, ठीक है। और ये रही वो प्लेट, फोटो सेंसिटिव, जिसके ऊपर आप लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यही सोलर सेल्स में होता है। सोलर सेल्स के अंदर उन्हीं मेटल की प्लेट को डाला जाता है जिसपे सूरज की रोशनी पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल आए। थोड़ा मेंटेन करने मुश्किल होते हैं सोलर सेल, बिकॉज ऑफ द रेट, कॉस्ट, बैटरी, एवरीथिंग। एनीवेज, ये तो एक्चुअल में दिखने वाला था। अब मैं उसी बात को आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ जो आपने मेरे को बोली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ नोट नहीं करना क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चीज क्या बता के भेज रही हूँ बस, ताकि नेक्स्ट क्लास में सीधे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल, और आइंस्टाइन आएंगे इसको समझाने, उन्हें ला सकूं मैदान में। तो आप ये सोचिए, जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिखाई दे रही हो, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। प्रोटॉन, डेंस, हैवी, जो ग्रीन पार्ट है वो इंटैक्ट पार्ट है। और ये जो रेड रेड दिख रहे हैं, ये हैं उसके इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ब्लू कलर की या येलो कलर की या दूसरे कलर्स की लाइट आई होंगी, वो इस इलेक्ट्रॉन को, वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से दूर कर पाई होंगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी तो बॉन्ड बना हुआ है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किस चीज से जुड़े हैं? एक फोर्स से, ऑपोजिट
अट्रैक्ट, उस फोर्स को तोड़ने की एनर्जी रेड लाइट पे थी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल नहीं पाए। लेकिन ब्लू लाइट, येलो लाइट, जो और कलर्स की लाइट थी, उन्होंने क्या किया, उनके पास इतनी एनर्जी थी ब्लू लाइट के पास, उन्होंने तड़ाक से इस एनर्जी को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और एक 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 जैसे लाइट पड़ती गई, इलेक्ट्रॉन निकलते गए, ट्यूब भरती गई, सर्किट पूरा होता गया और बल्ब जल गया। सहारा लेके मत बैठो, नींद आएगी, वैसे ही आज मैं गाना सुना रही हूँ, ठीक है? सहारा लेके मत बैठिए, नींद आएगी आप लोगों को। तो कितनी बड़ी बात आ गई मेरे पास, यस, लाइट से बिजली बनाई जा सकती है, इसका मतलब मेरे को तो पॉसिबिलिटी मिल गई। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों पढ़ा दिया मैम, क्या मतलब था इसको पढ़ाने का, वो समझते हैं और क्लास को ऑफ करते हैं। ये सर अगली क्लास में जाएगा पूरे डेटा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इस इंफॉर्मेशन को लेके मैं गई मैक्सवेल के पास। मैक्सवेल कौन, लास्ट क्लास? मुझे मेरी क्लास बताए पहला पॉस्टुलेट क्या था। नमन, पहला पॉस्टुलेट कॉपी में से देख के बताओ, बाकी लोग भी अपनी कॉपी में देखिए। नमन बताना, नमन ना बताए तो श्रेय बताएगा, श्रेय कक्कड़। सॉरी, एनर्जी की रेडिएशन, हाँ, मूव इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। नमन देखना, यही लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस वाला है। पहला पॉस्टुलेट मैक्सवेल, आप सोच के देखो, मैक्सवेल के दम पे लास्ट क्लास में मैंने रदरफोर्ड को डिस्क्वालीफाई किया। अब आपको पता चलेगा मेरे को एक और डेंट मारना क्यों जरूरी था रदरफोर्ड पे, क्यों मैम स्पेक्ट्रम डाल दिया हमारे सिलेबस में। जब रदरफोर्ड डिस्क्वालीफाई पहले ही हो गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से, क्या पता वो थ्योरी गलत निकली तो कल को 10 साल बाद रदरफोर्ड से माफी कैसे मांगेंगे उसके बाद। तो 2-3 डेंट मारने पड़ते हैं कि क्या पता कोई एक गलती हो रही हो उस वक्त की एडवांसमेंट इतनी ना हो। तो पहला पॉस्टुलेट मुझे दोबारा चाहिए आप लोगों से। पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है? पहला पॉस्टुलेट कहता है रेडिएशंस एनर्जी ट्रेवल इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, यही कहता है। नाउ एवरीबॉडी लुक हियर, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी की बात सही है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का एक ही मतलब है, आज पहली बार बता रही हूं, लगातार नहीं। कॉन्टिन्यूअस मतलब जब किसी चीज में कोई बाउंड्री नहीं होती, उसको इकट्ठा किया जा सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया था। हर वो चीज जो एक्यूमुलेट हो सकती है, एक दूसरे में मर्ज हो सकती है, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप मुझे बताओ, इस ग्लास में मैं और पानी डालती जाऊं, मर्ज होता जाएगा और एक टाइम पर भर जाएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? येलो लाइट, सॉरी रेड लाइट जो एनर्जी ला रही थी, तुम 2 दिन तक डालते रहते सोडियम की प्लेट पे। सोडियम की प्लेट यहां बना रही हूं बच्चों, उसके अंदर क्या है, सोडियम के एटम्स। तुमने येलो लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल के उछल के आया, 2 दिन तक डालते रहो, एनर्जी तो है, इकट्ठी होके बढ़ जाएगी। अगर ये सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो यहां पर और प्रॉपर डिस्कस करती हूं। ये रहा सोडियम एटम, ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये रहा उसका सबसे लूज इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन। आपको ये एनर्जी तो ये बाइंडिंग एनर्जी, ये आइंस्टाइन ने टर्म दी है, अगली क्लास में देंगे। जिस एनर्जी से, जिस फोर्स से दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा, उसको तोड़ना ही तो था। आप जो येलो कलर की लाइट डाल रहे हो इसके ऊपर, 4 घंटे डाल लो, अच्छा 4 लैंप लगा लो, इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी की बात हुई थी लास्ट क्लास में, कुछ कुछ की शार्पनेस, रंग को गाढ़ा करना, बदलना नहीं, गाढ़ा करना। तो 4 लैंप लगा लो, जरूरी है एक ही लैंप लगाना, 4 येलो बल्ब डाल दो उसके ऊपर। थोड़ी देर में क्या होगा, वो एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि लगातार आती है। मैक्सवेल सर ने कहा है लगातार आती है, और सारी दुनिया ने उनको मान लिया। अगर वो लगातार आती है तो ये जैसे पानी इकट्ठा होता गया, एनर्जी भी इकट्ठी होगी, इकट्ठी होगी, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। येलो लाइट में 4 साल तक देती रहूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? फंस गए ना? क्या मतलब, ये भी सही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, येलो कलर की लाइट में 4 साल तक डालती रही सोडियम प्लेट पे, तभी सालों लगते हैं एक एक रिसर्च को। डालते रहे अनडिस्टर्ब, लाइट भी नहीं जाने देते लैब में, इसीलिए कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 13 साल तक डाल के देखना है, 10 साल तक डाल के देखना है, 5 साल तक डाल के देखना है, नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैक्सवेल की बात मानती हूं तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, एनर्जी मर्ज हो सकती है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इकट्ठा मर्ज होना, नहीं निकला इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या? मेरे बच्चे कहां पहुंचे?
मैक्सवेल वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट। मैक्सवेल गलत थे, कह दिया। और बेचारे रदरफोर्ड को देखो आज भी इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है। मैं डर रही थी पिछली क्लासेस में, मेरे से किसी ने ये नहीं कहा मैम इलेक्ट्रॉन तो वैसे घूमता ही है, वो तो मैंने रोक रखा है, आज की बात मत बोलो। सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन तो आज भी घूम रहा है। हम रदरफोर्ड को लास्ट क्लास में ठेंगा दिखा के आ गए, सर मैक्सवेल ने कहा घूमेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा तो एग्जॉस्ट होगा, इट विल फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस। जबकि अब उसके 50 साल बाद वो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा, आज भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कहीं तो मैक्सवेल की गलती रह गई, इसीलिए 2 या 3 डेंट मारने मेरे को जरूरी थे रदरफोर्ड पे। कल को फिर आप कह दोगे अब तो रदरफोर्ड सही था, रदरफोर्ड सही नहीं था, न्यूक्लियस उसका बिल्कुल सही था। यानी मैक्सवेल के जो 6 पोस्टुलेट मैंने लिखवाए, एक थोड़ा सा गड़बड़ था। और वो एक कौन सा? पहले वाला। अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही मानूं, हालांकि मैं ये नहीं कह सकती मैक्सवेल गलत थे, उन्होंने भी 50 एक्सपेरिमेंट करके कॉन्टिन्यूस बोला होगा। अब मैं तुम्हारी भाषा में एक सवाल पूछती हूँ साइंटिस्ट मैक्सवेल से, ये तो किसी और की भाषा थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें बता दिया, तुम्हें मानना पड़ा। रोजमर्रा की जिंदगी में, किताबों में नहीं मिलता, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप धूप में खड़े होते हैं, एक दिन को सोच के देखो, अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूस आ रही होती तो, धूप पड़ती है मेरे हाथ पे, स्किन पे, मेरी स्किन में वो हीट जा रही है, गर्मी जा रही है, रेडिएशन जा रही है, अगर लगातार जा रही होती, मेरे स्किन के अंदर वो इकट्ठी हो रही होती, फट जाना था, जल जाना था। लाइफ इज नॉट पॉसिबल इफ एनर्जी इज ट्रेवलिंग कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब सब इकट्ठा हो जाना। अगर मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, मैं 1 घंटा छोड़ो 15 मिनट धूप में खड़ी हूं, सरवाइव नहीं कर सकती, स्किन जल जाएगी। यानी एनर्जी कोई तो बैरियर के साथ आ रही है जो इकट्ठी नहीं हो पा रही। बॉडी के सेल्स उस हीट को क्यों झेल पा रहे हैं? अगर वो हीट मर्ज होके डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल होती गई, सब जल जाएगा। तो आप सोच के देखो, कॉन्टिन्यूस का अब मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे तो अगली क्लास में सारे इसके न्यूमेरिकल्स, 2 लेक्चर जाएंगे मेरे लगभग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, एक एक छोटी छोटी बारीकी आइंस्टाइन इसमें आके मुझे बताएंगे। तो तब तक के लिए मेरे को ये तो पता होना चाहिए इसने आके किया क्या। इसने आके मेरे को ये बता दिया कि भाई जो तुम इतने मजे से बोल रहे थे ना कॉन्टिन्यूस है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो फिर क्या करें अब आगे? अब तो मैक्सवेल को मैंने उड़ा दिया। अगर मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करूं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरियोसिटी? आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चन, इसीलिए टाइम दे रही हूँ। हाँ फिर बता दो, करेगा होगा क्या? आपने ये बता के ये भी कैंसिल कर दिया, वो बता के वो भी कैंसिल कर दिया। आखिर फिर एनर्जी आ कैसे रही है, होती क्या है फिर? ये सब झूठ था क्या? नहीं जी, बिल्कुल झूठ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में थोड़ा सा चेंज करना है, फर्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्लास में आएंगे साइंटिस्ट प्लैंक, वो सिर्फ पहले पोस्टुलेट को आके बदलेंगे। तो मैं उनका सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा बता के आपको भेज रही हूँ। नेक्स्ट क्लास विल बी फ्रॉम प्लैंक्स, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी का एक पॉइंट मैक्सवेल का गलत हो गया, उसे करेक्ट कर दो आके, थ्योरी तो सारी गलत नहीं थी। तो प्लैंक ने आके क्या बताया, एंड सी हम मैक्सवेल को माने तो जी अच्छा, मैक्सवेल की बात माने तो इस लैंप से लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे का मतलब कॉन्टिन्यूस बिना ब्रेक के, यानी लाइट से आने वाली एनर्जी इकट्ठी हो सकती है। आज के बाद इसका मतलब मर्ज, सारी लाइट एनर्जी को मैं इकट्ठा करके मैं बॉम्ब बना सकती हूँ, फिर तो अपने घर में बना सकती हूँ, पॉसिबल है। फिर तो अगर एनर्जी को कोई इकट्ठा कर पाया तो फिर तो तबाही है, लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती। साइंटिस्ट प्लांट ने कहा बस बेटा यही गलत हो तुम, राइट? मैक्सवेल को कहा तुम एक ही जगह गलत हो गए, एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूस ट्रेवल नहीं कर सकती, तहस नहस हो जाएगा सब। एक्चुअली एनर्जी छोटे छोटे, एक ग्लास भराया, मेरे को भी उठा के यूज करना था ये, चलो मैं भरा हुआ ग्लास यूज करूंगी। एनीवेज, छोटे छोटे पैकेट में पैक होके आ रही है। तो मैंने उस वक्त इस पैकेट को कैसे समझा, बहुत लोगों से बात करके, तब इंटरनेट नहीं होता था, और आई एम हैप्पी कि अब इंटरनेट में मिलते जुलते डायग्राम है। व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज इन 11th, उसमें लिखा था एनर्जी छोटे छोटे पैकेट में बंद होके आ रही है। तो मैंने अपने छोटे पैकेट बंडल्स ऐसे बनाए। अब आप गूगल करोगे या हमारी बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें पैकेट ऐसे बने हुए हैं। बस मेरे जमाने और इंटरनेट के जमाने में फर्क है, गोल का लंबा हो गया, दैट्स इट।
यानी कि अगर यही ग्लास में पानी, अब तो पूरा भर लाया भाई मेरा, ये अगर पूरा का पूरा पानी, तुम नहीं बता सकते कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्योंकि सारा पानी मर्ज हो गया। इमेजिन इस ग्लास में नलके से जो पानी गिर रहा है, टैप से जो पानी गिर रहा है, प्लैंक कह रहे हैं नहीं पानी आपका लगातार नहीं गिर रहा, इसमें से छोटे छोटे गोल गोल पैकेट्स आ रहे हैं। ये बूंदे मत सोचना, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे किया इसलिए आपको भी ऐसे करा रही हूँ। लेट मी चेंज, कहीं आप ड्रॉप्स ना समझ लें। छोटे छोटे बंद पैकेट गिर रहे हैं। अगर एक ग्लास में नीचे जो मैंने ये कंटेनर रखा है, उसके अंदर भी पानी ऐसे ही इकट्ठा होगा, छोटे छोटे पैकेट्स भर के। अब बता दोगे कौन सा पानी पहले आया कौन सा बाद में? बड़े आराम से। जो नीचे पड़े हैं पैकेट वो पहले गिरे होंगे, जो ऊपर पड़े हैं पैकेट वो बाद में गिरे होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस। एक पैकेट दूसरे पैकेट में अपना पानी मर्ज नहीं कर पाया, एक घूंट में आप ग्लास पी नहीं सकते, आपको एक एक पैकेट खोल के पीना पड़ेगा। अगर वाटर इज डिसकंटिन्यूअस थिंग, तो आपको एक एक पैकेट अलग अलग खोल के पीना पड़ेगा, ये मतलब है डिसकंटिन्यूअस। तो अगली क्लास में आपके पास प्लैंक्स पहुंचेंगे और वो कहेंगे ये जो आप येलो लाइन यू यू बनाते थे एनर्जी के लिए, स्टॉप इट, नाउ एनर्जी इज कमिंग इन पैकेट्स। कर दो प्रिंट। नाउ एनर्जी इज कमिंग इनटू छोटे छोटे पैकेट्स में बंद होके, एक पैकेट दूसरे पैकेट के साथ मर्ज नहीं हो सकता। तभी तुम येलो लाइट 10 साल तक डालते रहो सोडियम की प्लेट पे, एट अ टाइम तो एक ही पैकेट गिरेगा। गिरा, मेटल को गर्म किया, फैल गया, कोई असर नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं। फिर दूसरा पैकेट गिरा, फिर कोई असर नहीं, तीसरा गिरा, हजारों पैकेट वन बाय वन बाय वन बाय वन गिरते गए, नो इफेक्ट। सेम इज विद अस व्हेन सनलाइट इज फॉलोइंग ऑन अस। जब सनलाइट मेरे ऊपर गिर रही है तो पहले उसका एक पैकेट आता है, मेरी बॉडी उसको डिस्पर्स करती है। और डिस्पर्स कैसे करती है? वाटर इवेपोरेट करके या स्वेटिंग। स्वेटिंग बॉडी को कूल करने का तरीका है, हमारा मैकेनिज्म है जिंदा रहने का गर्मी में। एक पैकेट और गिरा, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करेगी, एक और गिरा उसको कंज्यूम करेगी, खुदा ना खास्ता 10 पैकेट मर्ज होके गिर गए, हम गए। तो आप समझ पा रहे हैं कॉन्टिन्यूस? आज समझ में आया होगा, अभी तक तो कॉन्टिन्यूस लगातार। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई बाउंड्री ही नहीं थी, सारा मर्ज हो गया। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब है ये। तो अगली क्लास में सिर्फ मैक्सवेल की पहले पॉइंट को करेक्ट करेंगे प्लैंक्स थ्योरी से, पूरी डीपीपी मिलेगी प्लैंक्स पे, उसके न्यूमेरिकल्स, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लैंक आपको दे देंगे जिसके बाद लगेगा ये हमें काश 10th और 9th में बता दिया होता तो हमारे लिए इतना शॉकिंग ना होता, हम इतनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन को 2 साल तक लेके ना चल रहे होते। इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस पढ़ाने का स्किल हो टीचर्स का तो ये पढ़ाया जा सकता है और होता ही है। आज की क्लास को यहीं रोक रही हूँ। ये जवाब दे के भेजना जरूरी था कि आपको पता रहे आखिर एनर्जी क्या है। तो आज के बाद यहां से एनर्जी छोटे छोटे बंडल्स में आ रही है, वो लगातार नहीं आ रही। तो ये वेव जो है गई, बस अब फिजिक्स देखेगा वेव, साउंड वेव एंड ऑल। साइज नहीं, पैकेट तो हम, उन्होंने बोला तो मैं पैकेट का साइज, अब एक एक पैकेट की एनर्जी निकालोगे आप। और अगली क्लास का मेरा सवाल होगा यहां से यहां तक 1 सेकंड में तुम पे इतनी एनर्जी पहुंच रही है, एक पैकेट की एनर्जी दो। मैं कहूंगी एक पैकेट की एनर्जी इतनी है, यहां से यहां तुम्हारे पे इतनी पहुंच रही है, टोटल एनर्जी मुझे बताओ। अगर तुम्हारे पे 100 पैकेट आ रहे हैं, किसी के ऊपर 100 पैकेट गिराओगे तो वो उस पर कितनी एनर्जी गई, 1000 गिराओगे तो कितनी, 1 मोल गिराओगे तो कितनी। ये पूरी क्लास प्लैंक्स और आइंस्टाइन पे जाएगी जी।